कार्रवाई के बाद अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई कर दिया। जी हां, भारत में पाकिस्तान का जो उच्चायोग है, इस पर लगे बैरिकेडिंग्स को जो कि सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने तोड़ दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सामने ये विंडो थी और इसके बाहर देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली। यहाँ पर भी देखिए जो इसके बाहर जितनी भी जो सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें लगाई गई थी, बैरिकेडिंग लगाए गए थे, बोलार्ड लगाए गए थे, उनको तोड़ दिया गया। देखिए, कुछ हिस्सा यहाँ पर इस तरह का दीवार जैसा भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सीमेंट और ईंटों से बना हुआ है। ये सब भी तोड़ दिया गया है और जिस तरह से ये सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, इससे कहीं ना कहीं देखिए ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेडिंग्स हटाना ये दर्शाता है कि अगर तुम ईंट का जवाब भारत पत्थर से देना जानता है। क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि पाकिस्तान में, जो कि इस्लामाबाद में भारत का उच्चायोग था, वहाँ पर पाकिस्तान ने हाल ही में कार्रवाई की थी और जवाब के तौर पर यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर, और ये जो तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से दी गई है। और इसके साथ ही देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए दोनों देश ये समय समय पर एक दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटाने, आवाजाही और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं जिससे तनाव जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में बना हुआ है। फ़िलहाल देखिए मलबा आप इस तरीके का देख सकते हैं, तोड़ फोड़ का ये पूरा मटीरियल और मलबा पड़ा हुआ है और इससे साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत की किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत जानता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, पाकिस्तान हाई कमीशन, दिल्ली। आखिरकार राहुल गांधी को महाराष्ट्र सरकार ने 22 अगस्त को पुणे में जनसभा करने की अनुमति दे दी है। राहुल गांधी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के पुणे में शाम 4:30 बजे 22 अगस्त को जनसभा करेंगे। यह जनसभा छात्र गुजो आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, जो राहुल गांधी हर राज्य में घूम कर रहे हैं। इससे पहले ही राहुल गांधी परमिशन मांगे थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आलोचना हुई थी। अब दोबारा जब जनसभा करने की अनुमति मांगी गई तो पुणे पुलिस कमिश्नर और नगर निगम द्वारा उन्हें 22 अगस्त शाम 4:30 बजे जनसभा करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी छात्र गुजो आंदोलन नहीं बल्कि अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र समझ चुके हैं कि यह छात्र गुजो आंदोलन नहीं बल्कि कांग्रेस के ही छात्रों का यह आंदोलन है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 100 दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कई सारे वादे आपने निभाए हैं। जिस तरह से असम के चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि लोगों को हर महीने 1250 रुपया और जितने भी छात्राएं हैं उनको हर महीने धनराशि प्रदान करेंगे। उसी तरह की इस 100 दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए देखे गए हैं। 100 दिनों में लोग असम के महिलाओं को 1250 रुपया कर देने के साथ ही जितने भी कॉलेज की छात्राएं हैं उनको भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। साथ ही ये बताते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा की 100 दिन के कार्यकाल में काफ़ी सारे नए नियम बने हैं, जिससे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और लोग भी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा की इस 100 दिन के कार्यकाल के कार्य में। साथ ही बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का इस 100 दिनों में एक बड़ी त्रासदी का भी सामना करना पड़ा। जिस तरह से असम में आई बाढ़ ने असम सरकार को झंझट को रख दिया था। असम के 3 जिलों के जो बाढ़ तबाही ने काफ़ी लोगों को आसियाने उजाड़ दिए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद 3-4 दिन तक जायजा लिया और लोगों से मुलाकात कर उनकी हर संभव मदद की घोषणा की थी। जिस तरह से असम के शिवसागर जिले में बाढ़ ने लोगों को सभी प्रकार के क्षतिग्रस्त किए थे। 19 जुलाई को ये बाढ़ के कारण असम विधानसभा का बजट सत्र जो था वो 2 दिन पहले ही समाप्त करना पड़ा था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बजट सत्र में काफ़ी सारे नए बिल भी लाए पारित किए थे, जिससे लेकर असम में काफ़ी उत्साह देखा गया था। और जिस तरह से विपक्षी दल जिस तरह से मुद्दे उठा रहे थे कि असम सरकार
ये कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी सरकार जिस तरह से वादे किए थे पूरा नहीं कर रही, लेकिन असम सरकार लोगों से जिस तरह से वादे किए थे सभी को पूरा करते हुए नज़र आ रही है। 100 दिनों में जिस तरह प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने अपने वादे पूरे किए। साथ ही ये बता दें कि असम में बाढ़ त्रासदी ने असम के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र तक सभी को झंझट को रख दिया था। असम के बाढ़ तबाही ने लोगों को काफ़ी नुकसानों का सामना पड़ा था। जिस तरह से आकलन असम सरकार ने किया है कि करीबन 1000 करोड़ का नुकसान इस बाढ़ के कारण हुआ है, ये असम सरकार की ओर से कहा गया है। और साथ ही ये बता दें कि आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित इलाकों के विशेष सहायता के साथ ही असम में काफ़ी सारे विकास के कार्यों के लिए मदद की बात करने के लिए बात किए हैं प्रधानमंत्री के साथ। और ये बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के 100 दिन पूरे होते ही आज दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात काफ़ी चर्चा में है। और इस तरह से देश बता दें कि असम की हर एक वादे जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा ने किए थे सभी को पूरा करने के लिए एक तत्पर है। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनाव के दौरान कि असम में करीबन और 2 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, और इस वादे को कायम करते हुए उन्होंने फिर कहा है कि आने वाले दिनों में करीबन 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के साथ साथ 2 लाख का जो वादा असम सरकार ने किया है उसको भी पूरा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री का जिस तरह का स्ट्राइक रेट है या ये कहे कि जो ग्रेड कितने मिलेंगे, तो 100 दिनों में लोगों का जो कहना है कि 100 दिनों में हिमंता बिश्व शर्मा की जो सरकार है और मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिश्व शर्मा ने जिस तरह से काम किए हैं लोग काफ़ी सहमत है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और आने वाले दिनों में हिमंता बिश्व शर्मा फिर से जब आने वाले समय में हिमंता बिश्व शर्मा की जो सरकार है लोगों के जिस तरह से आशाएं थे, जिस तरह से वादे किए गए थे वो पूरा करने में सफल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से 100 दिनों में जितने भी काम किए हैं हिमंता बिश्व शर्मा ने, उनको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों में काफ़ी सहानुभूति है। लेकिन जिस तरह से इन 100 दिनों में बाढ़ के चलते असम में काफ़ी तबाही हुई और खासकर असम के जोरहाट, सोराइदेव, शिवसागर इन 3 जिलों में काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा। हज़ारों करोड़ की संपत्ति का नष्ट हुआ है और लोगों से मदद की जो सहायता सरकार कर रही है, सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है और पुनर्निर्वास के लिए कार्य की शुरुआत कर चुके हैं हिमंता बिश्व शर्मा सरकार। और हिमंता बिश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को करीबन पहली राशि धनराशि 15,000 रुपये की एक सहायता राशि भी दे चुके हैं। इन 100 दिनों में हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार, उनके कैबिनेट काफ़ी सक्रिय रूप से देखे जा रहे हैं और असम के हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक समस्या को लेकर इस कैबिनेट, असम के मुख्यमंत्री समेत इस कैबिनेट, असम के जो कैबिनेट है सभी सक्रिय भूमिका पालन कर रहे हैं और सरकार की हर एक वादे जो चुनाव में किए गए थे उसको पूरा करने के लिए सरकार तत्पर दिखी जा रही है। असम से संजय प्रसाद शाह, न्यूज इंडिया। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में तिहरे हत्याकांड ने सनसनी मचा दी। ये बड़ा हत्याकांड उस समय हुआ जब लोग अपने ऑफिस में कार्य कर रहे थे, पूरी रोड चल रही थी, यानी दिन दहाड़े ये मामला था। इसकी शुरुआत होती है इसी जगह से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये है वो ICICI बैंक, विवेक खंड का ये ब्रांच, और यहीं से शुरू होती है वो वारदात की कथा। इस बैंक में दिव्या मिश्रा नाम की एक महिला कर्मी कार्य करती है जो असिस्टेंट मैनेजर बताई जा रही है। वो इसी बैंक में काम करती थी और सुबह लगभग 11 से 12 के आसपास यहाँ पर एक युवक आता है और उसको बाहर बुलाता है। दिव्या बैंक से बाहर निकल कर आती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसको गोली मार दी गई। 2 गोलियाँ मारी गई है। वो घटनास्थल पर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर दिव्या को गोली मारी गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि दिव्या को पहले यहाँ पर बुलाया, उन दोनों में बातचीत हो रही थी। बातचीत में थोड़ा माहौल गर्म हुआ, दोनों में कहा सुनी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियां बरसा दी गई। ये वो देख सकते हैं, ये वो दृश्य है। यहीं पर ये खून पड़ा हुआ है जो दिव्या मिश्रा का खून है। वो जब गोली मारी गई थी तो वो यहीं पर गिरी हुई थी। चूँकि अब ये सील कर दिया गया है, पुलिस तफ्तीश जांच में जुट गई है। उसके बाद दिव्या मिश्रा को यहाँ से लोहिया अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ पर जाँच हुई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना से पूरी सनसनी फैल गई। सनसनी मचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच तफ्तीश शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दिव्या मिश्रा। दिव्या मिश्रा इसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में थी और जो जानकारी आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि मारने वाला उसका ही अपना पति मानस वाजपेयी है। मानस वाजपेयी से उसकी लगभग 1 साल पहले तलाक की बात चल रही थी और ये पेपर भी सबमिट हो चुके थे कोर्ट में। अब चूंकि दोनों के बीच में काफ़ी अनबन रहती थी और दोनों अलग रहते थे। गोमती नगर का जो इलाका है, यहीं से थोड़ी दूर पर हुसड़िया चौराहा है, लगभग 2 किलोमीटर। यहाँ पर मानस अपनी बहन के साथ रहता था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसकी पत्नी जो दिव्या थी वो अलग आलमबाग क्षेत्र में कहीं पर किराए के मकान में रहती थी। अब यहाँ से जब आगे निकला है, गोली मारने के बाद वो युवक जब आगे बढ़ा, हुसड़िया चौराहे पर पहुँचता है, तो वहाँ के जो लोग बताते हैं कि जब वहाँ पहुँचा तो पसीने से लथपथ था, काफ़ी घबराया हुआ था। और जब घर के अंदर पहुँचा है तो तुरंत अंदर से घर बंद कर लिया। बंद करने के बाद फिर गोली की आवाज़ आती है, बाहर तड़तड़ाहट होती। जब लोग वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं तो अंदर 2 लाशें पड़ी मिलती हैं, एक मानस के बहन की और खुद मानस वाजपेयी की। यानी वहाँ पर जाने के बाद मानस ने अपनी बहन को पहले गोली मारी, उसके बाद खुद को सुसाइड कर लिया। एक और दिलचस्प बात थी कि मानस का जो व्हाट्सएप स्टेटस था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। यानी मानस ने खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। उसके पीछे जो है माँ बाप पहले ही खत्म हो चुके थे, यानी पूरा परिवार अब लगभग ख़त्म हो चुका है। दिव्या मिश्रा जो उसकी पत्नी थी उसको भी गोली मार दी, अपने बहन को भी गोली मार दी, तो मानस का पूरा परिवार खत्म हो गया। दिव्या मिश्रा चूँकि उसकी पत्नी थी वो भी खत्म हो गई। अब इस पूरे तिहरे हत्याकांड से एक बात साफ होती है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल एक बार फिर से ज़मीन पर उतर आए हैं। चूँकि एक साथ 3 लोगों की हत्या होना, हालांकि ये घटना व्यक्तिगत मानी जा रही है कि खुद को सुसाइड चूँकि कर लिया, तो ये घटना व्यक्तिगत इसलिए भी कही जा सकती है कि उसने अप्रत्याशित तरीके से बैंक कर्मी को बाहर बुलाया। बैंक कर्मी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जब ये बाहर आए, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, लोग अंदर से बाहर दौड़ कर आए, तब तक वो दिव्या मिश्रा ये फिर वो जगह दिखाना चाहूँगा, यहीं पर वो गिरी हुई मिली थी। उसके बाद यहाँ बैंक कर्मियों की मदद से पुलिस को भी फ़ोन किया गया, उसको लोहिया हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ सवाल वहीं खड़ा होता है कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो सुरक्षा के वो मानक कहाँ हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में कहे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो दुहाई दी जाती है। अब आगे की तफ्तीश के लिए हम चलेंगे उस घटनास्थल पर जहाँ पर मानस ने खुद को गोली मारी और अपने बहन को भी गोली मारी। साथ ही उसका जो डेड बॉडी है, जो शव है, वो जहाँ पर ले जाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बार वो मैं फिर वो दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये पौष इलाका हजरतगंज का मिठाई लाल चौराहे के जस्ट बगल में है विवेक खंड इलाका। यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैद कर दी गई है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि अभी आगे की कार्रवाई चलेगी, फॉरेंसिक जांच होगी, तमाम जांच की जो प्रक्रियाएं हैं पुलिस अपना करेगी। लेकिन कौतूहल है, यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को जानने की इस बात की दिलचस्पी कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या। लेकिन जो हुआ वो बेहद दुखद था और 3 लोगों की जान इसमें चली गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। बंगाल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर महुआ मोइत्रो जो कि सांसद भी है, उस महुआ मोइत्रो के नाम पर इस बार अरेस्ट वारंट निकल गया और अरेस्ट वारंट निकालने के ऑर्डर जहां से निकले वो है कृष्णनगर कोर्ट। और कृष्णनगर कोर्ट ने बताया कि महुआ मोइत्रो ने ज़्यादातर महिला लोगों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए। इलेक्शन के चलते, इलेक्शन के बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि गंदी बात जो है महिला को लेकर टिप्पणी करना महुआ मोइत्रो ने किया और उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ था उस मामले की सुनवाई चलते हुए कृष्णनगर कोर्ट में लगभग 2 बार टाइम दिया गया महुआ मोइत्रो को पर्सनली अपीयर होने के लिए कोर्ट में। लेकिन फिर भी महुआ मोइत्रो अपीयर नहीं हो पाई और उसके साथ साथ उनके वकील ने बताया कि महुआ मोइत्रो अभी फिलहाल दिल्ली में है, इसीलिए महुआ मोइत्रो अभी कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो पाएगी। इस बात को जानने के बाद कृष्णनगर कोर्ट ने महुआ मोइत्रो के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की जो ऑर्डर है उसको पास कर दिया गया। अभी फिलहाल महुआ मोइत्रो के सर पर अरेस्ट वारंट की जो वला है वो मनवा रहा है और उसी के साथ साथ उनकी जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को लेकर और भी जगह पर जो एफआईआर दर्ज हुए उसकी भी सुनवाई अभी भी बाकी है। फिलहाल महुआ मोइत्रो अभी दिल्ली में है, जैसे कि सूत्रों के माध्यम से खबर मिल रही है। अभी देखने वाली बात यही है कि महुआ मोइत्रो क्या हाईकोर्ट
कोर्ट में अपील करे या फिर महुआ मोइत्रो के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए पुलिस के ओर से। अभी कोर्ट के ऑर्डर भी निकल चुका है, अभी पुलिस के हाथ में कोई भी चारा नहीं है और महुआ मोइत्रो के हाथ में एकमात्र ऑप्शन है हाई कोर्ट में जाने का। लेकिन अभी तक फिलहाल महुआ मोइत्रो की ओर से ऐसा कोई स्थिति नहीं बने कि वो हाई कोर्ट मूव कर सकते। अभी देखने वाली बात है कि पुलिस के ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आए या फिर महुआ मोइत्रो का हाई कोर्ट जाने का इंतजार करे पुलिस, और उसके बाद सोमवार तक क्या स्थिति बने वो भी देखना पड़ेगा। और बंगाल पॉलिटिक्स में, बंगाल की राजनीति में अभी ये जो सियासी टिप्पणी है इसको लेकर मामला और भी गंभीर होते जा रहे हैं। कलकत्ता से सचिन रक्षित, न्यूज़ इंडिया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जी हाँ, इस राष्ट्रीय गीत को लेकर आजकल काफ़ी चर्चाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। शुरुआत होती है 15 अगस्त को, जब तिरंगा फहराया जा रहा था। उस वक्त हर एक प्रमुख जगहों पर तिरंगा फहराया गया। ऐसे में कांग्रेस ने भी तिरंगा फहराया, लेकिन जब तिरंगे के बाद राष्ट्रीय गीत जो है बजाया गया, उस वक्त सोनिया गांधी ने जिक्र किया, कुर्सी की मांग की और उन्होंने कहा कि उनको कुर्सी दी जाए। हालांकि देखिए, इसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। केवल राजनीति यही खत्म नहीं होती है। कांग्रेस एक बैठक बुलाती है, उस बैठक में कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है वो जारी किया है कि कांग्रेस के सभी नेता केवल राष्ट्रीय गीत की यानी कि वंदे मातरम की 2 ही लाइन जो हैं वो गुनगुनाएंगे। हालांकि देखिए, राष्ट्रीय गीत को गाने को लेकर बिल भी संसद में आ चुका है। जिस तरीके से राष्ट्रीय गान के दौरान अगर आप राष्ट्रीय गान नहीं गाते हैं या उसका अपमान करते हैं तो उस वक्त राष्ट्रीय गान का अपमान करने को लेकर सजा का प्रावधान है, वैसे ही सजा का प्रावधान अब राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर भी है। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने जो बिल आया है उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस का रवैया नज़र आ रहा है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि कांग्रेस इस बिल को नहीं मान रही है। कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम उनके नेता कह रहे हैं हम सिर्फ राष्ट्रीय गीत के 2 ही स्टैंजा गाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत जो है ये एक विशेष धर्म को प्रदर्शित करता है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। लेकिन बिल आ चुका है, सजा का प्रावधान भी है, तो अब गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के टुकड़े कर दिए हैं, कांग्रेस की नीति ही विभाजन करने वाली है, कांग्रेस हमेशा से ही राष्ट्रीय चीज़ों का अपमान करती आई है। और देखिए, ऐसे में अलग अलग और बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, कि कांग्रेस के डीएनए में ही राष्ट्र गीत की बात की जाए, राष्ट्र से जुड़े तमाम मुद्दों की बात की जाए, उनका अपमान करना है। कांग्रेस के डीएनए में संविधान का अपमान करने की हमेशा से चीज़ें रही हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता इमरजेंसी का भी जिक्र करते आए हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर कहीं ना कहीं देश में आपातकाल लगा दिया था, लोगों को जेल में डलवा दिया था, और अब राष्ट्रीय गीत का अपमान भी उसी तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रीय गीत की सिर्फ 2 ही लाइनें गाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग जो अन्य धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा, उनका कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उनको मजबूर करने जैसा है अगर इस राष्ट्रीय गीत को पूरा गाया जाता है, क्योंकि देवी देवताओं का भी देखिए इसमें जिक्र किया गया है। हालांकि देखिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय गीत पर यानी कि वंदे मातरम पर कानून बन चुका है और कांग्रेस इसको पूरा गाने से मना कर रही है। बीजेपी का कहना है संविधान का उल्लंघन करने वाला, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या फिर एक आम नागरिक हो, अगर कोई भी अपमान करेगा तो संविधान के अनुसार जो भी सजा का प्रावधान है, प्रारूप है, उसके अनुसार सजा मिलेगी। हालांकि अभी देखना होगा कि वंदे मातरम पर शुरू हुई राजनीति आखिर कहां जाकर थमती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगले महीने यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन होना है और उसके अगले महीने 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पूरा कार्यकाल होगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाएंगे।
सेवा सप्ताह के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जाएगा और सेवा संकल्प के तौर पर जो है उनके 25 साल के कार्यकाल का उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत अलग अलग पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे। उससे पहले दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे, BL संतोष करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, महामंत्री रहेंगे और इस बैठक में ये योजना बनाई जाएगी किस तरह से आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है उसको उत्सव के तौर पे मनाया जाए और सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल को जो योजनाएं हैं वो लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए उसको लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इस दौरान रक्त शिविर जो है वो लगाए जा सकते हैं, स्वच्छता अभियान जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ पिछले 25 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोल्ड डिसीजन लिए हैं, जिन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है उसकी फोटो प्रदर्शनी भी, एग्जीबिशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और 25 साल पूरे होने को किया जा सकता है। इसके अलावा जो यूथ मैराथन है उसका भी कार्यक्रम रखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी बूथ लेवल से लेकर मंडल और जिला से लेकर राज्य स्तर तक किस तरह से तमाम कार्यक्रम होंगे उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल सिल्वर जुबली के तौर पर मनाया जाएगा। देखना होगा जब बैठक होगी तो इसमें क्या कुछ और चर्चा होती है और किस तरह से कार्यक्रम को विस्तार मिलता है। कैमरामैन राम के साथ पंकज मानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। इसमें जेनजी ने शुरुआत की आंदोलन की और वो आंदोलन आग की तरह पूरे देश के प्रांतों में फैला। सवाल ये उठता, हम ये सवाल क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर अपने न्याय, अपनी आवाज उठाने के लिए युवा आज आगे आए हैं और उसका परिणाम भी सामने है। जेनजी जंतर मंतर से लेकर झारखंड, बिहार और तमाम इलाकों में आप सोच रहे होंगे इस जगह पे क्यों आए। जरा हम एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जगह पे हम इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां सत्याग्रह, जहां पर न्याय, जहां पर मांग और जहां पर तमाम चीजों के लिए आप देख रहे हैं कितने सारे होर्डिंग्स। कोई अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर है 17 दिनों से, तो ये कुमुद पटेल हैं जो संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात माने। दूसरी तरफ देखिए छात्र न्याय सत्याग्रह की बात हम कर रहे हैं। TRE 4 सरकार ने तो ऐलान कर दिया, ऐलान सरकार ने ये किया TRE 4 में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेगी। लोकतंत्र के अंदर हर वो युवा, उसकी पूरी अपनी सोच है, उसका पूरा अपना अधिकार है और यही कारण है कि आज उनके नब्ज को टटोलने हम उनके पास आए, उनके बातों को समझे, उनके दर्द को समझे और इस दर्द को अब सरकार को सीधे समझना होगा, नहीं तो युवा अब जाग चुका है और युवा अपनी बात मनवाना भी जानता है और करवाना भी जानता है। फिलहाल हमने आपको पटना से युवाओं के दर्द की तस्वीर दिखाई। एक कहावत हमें याद आता है कि चुप रहकर बस वक्त गुजारो, जा कहने से जामत वारो, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। जी हाँ, युवा कह रहे हैं कि हम सच्ची बात कहना चाहते थे लेकिन हमें सूली पे चढ़ा दिया जाता, हम पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन अब नहीं सहेंगे हम और सरकार अगर नहीं करेगी तो उसका जवाब देना भी हमें आता है। फिलहाल पटना से न्यूज़ इंडिया के लिए